गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। तो जो अभी हम पढ़ते हैं जो पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उसको खोज किसने की है? उसकी खोज की है मोसले ने। वो क्या है? वो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है। तो उसमें कितने आवर्त हैं? तो उसमें 7 आवर्त हैं और 18 क्या है? वर्ग है। कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। तो इसकी जो खोज की शुरुआत कैसे हुई उसको हम देखते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले किसने खोजा था या बनाने का प्रयास किया पीरियोडिक टेबल को? तो डोबेनियर ने क्या किया था? इसको सबसे पहले खोजने का प्रयास किया था। किसने? डोबेनियर ने, ठीक है। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने त्रिक नियम दिया, जिसके अनुसार क्या इन्हें 3 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। तो जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता था, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि एक उदाहरण से, जैसे कि ये हो गया लिथियम, ये होगा सोडियम, ये होगा पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? तो ये 7 होता है। पोटेशियम का होता है 39। औसत निकालेंगे तो जितना हम तत्व लिए हैं उतने से हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्या को भाग देंगे जोड़कर, ठीक है। तो जोड़ने पर कितना आएगा? जोड़ने पर आएगा यहाँ पर 46। अब 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23। ये आ गया। लेकिन जो बहुत अधिक भार वाले तत्व थे उनके लिए ये सत्य नहीं हो पाया, ठीक है। उनके लिए सत्य नहीं हो पाया, इसलिए क्या किया गया? इस नियम को स्वीकार नहीं किया गया। अब न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने दिया क्या? अष्टक का नियम, ठीक है। अष्टक का नियम क्या कहता है? ये इसका नियम कहता है प्रत्येक 8 तत्व के बाद तत्व समान गुण दर्शाने लगते हैं, ठीक है। प्रत्येक 8 तत्व के बाद तत्व समान गुण दर्शाने लगते हैं, ये न्यूलैंड कहते हैं, ठीक है। मान लो कोई यहाँ पर तत्व है ए, ठीक है। अब इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 और यह है बी। तो ए और बी का जो गुण है, ठीक है, ए और बी का गुण है वो क्या रहेगा? समान रहेगा। यही बोल रहा है न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया। और क्या बोला? प्रत्येक 8 तत्व के बाद तत्व समान गुण दर्शाने लगते हैं। तो माना कोई तत्व ए है, कोई तत्व बी है, उनके बीच में कितने तत्व आ गए हैं? 7 तत्व आए हैं। तो इन 7 तत्व के बाद ये ए और ये बी का गुण क्या हो जाएगा? समान। यही क्या बोले? न्यूलैंड। लेकिन ये जो नियम था ये भी स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने परमाणु भार और तत्व के परमाणु भार और तत्व के गुणों में भी संबंध बताया, ठीक। और इस जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया तो उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 56। कितनी थी? 56 जो तत्व थे वो खोजे जा चुके थे। तो ये जो नियम था उसको भी स्वीकार नहीं किया गया। फिर आए मेंडलीव, ठीक। तो मेंडलीव भी जो थे उनका भी जो पीरियोडिक टेबल था वो परमाणु भार पर ही आधारित था। क्या था? परमाणु भार पर ही आधारित था। उन्होंने कहा कि तत्व जो होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया था? इन्होंने सजाया था, ठीक है। तो इनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 आवर्त थे और 9 वर्ग थे। कितने थे? 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। किसमें? मेंडलीव के जो आवर्त सारणी था उसमें, ठीक है। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में क्या किया था? खाली स्थान छोड़ा था भविष्य में जो तत्व खोजे जाएंगे उसके लिए। किसने? मेंडलीव ने खाली स्थान छोड़ा अपने आवर्त सारणी में जो भविष्य में खोजे जाएंगे उन तत्वों के लिए, ठीक। मेंडलीव ने अपने जो आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन को कोई भी स्थान नहीं दिया, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी बनाने में पहली सफलता मेंडलीव को क्या हुआ? हासिल हुआ, ठीक है। मेंडलीव को मिला, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के जनक कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक बोलेंगे तो उसको वो है मोसले, ठीक है। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसको कहते हैं? मोसले को कहते हैं, ठीक। क्या क्या देखें मेंडलीव में? तो जो मेंडलीव ने बताया कि जो तत्व होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, या परमाणु भार के आधार पर इन्होंने क्या किया? पीरियोडिक टेबल को सजाया। जो इनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें आवर्त की संख्या कितनी थी? 7 थी और वर्ग की संख्या कितनी थी? 9 थी, ठीक है। इन्होंने अपने आवर्त सारणी में भविष्य में जो खोजे जाने वाले तत्व हैं उनके लिए भी खाली स्थान छोड़ के रखा था। इन्होंने हाइड्रोजन को मतलब एक जो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें हाइड्रोजन के लिए कोई भी एक निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया आवारा तत्व कहा गया, ठीक। और क्या बोला इन्होंने? हाँ, इनको क्या कहा जाता है? क्योंकि इनको इनमें सफलता मिली तो इनको कहा जाता है आवर्त सारणी के जनक। इनको? मेंडलीव को। अब इनकी कमियां देखते हैं। देखो,
मेंडलीफ ने क्या किया, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा, ठीक है, और असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा, ठीक है। और इनका जो क्या था, पीरियोडिक टेबल था, वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर था। लेकिन आगे चलकर ये परमाणु भार का जो बढ़ते क्रम है वो भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि बाद में देखना आपको रिपीट मिलता है। आर्गन का है 18, इसका भार भी 40 हो जाता है। कैल्शियम का है 20, इसका भार भी क्या हो जाता है, 40 हो जाता है। इस प्रकार ये जो परमाणु भार की बढ़ते क्रम पर जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाते हैं वो क्या हो जाता है, वो भी अस्वीकार हो जाता है, ठीक है। ये एक गलती हुई। समस्थानिकों को इन्होंने पीरियोडिक टेबल पर स्थान नहीं दिया था। हाइड्रोजन का एक निश्चित स्थान नहीं था। ये सब इनके जो पीरियोडिक टेबल था उनकी कमियां थी, ठीक है। अब आते हैं हम किसमें, मोस्ले की आवर्त सारणी में, ठीक है। तो मोस्ले जी का जो आवर्त सारणी था वो था परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर था, परमाणु क्रमांक के बढ़ते आधार पर था। इसमें कितने वर्ग थे बोलेंगे तो इसमें थे 18 वर्ग और 7 आवर्त थे, जिनको 4 ब्लॉकों में बांटा गया था, SPDF, ठीक है। कितने ब्लॉकों में बांटा गया था, SPDF, ठीक है। तो जो S ब्लॉक था, ठीक है, S ब्लॉक में क्षारीय धातु को रखा गया था। किसको रखा था, क्षारीय मृदा धातु को रखा गया था। इसको हम आसानी से क्या करते हैं, तोड़ सकते हैं, हमारे हाथ से टूट सकता था ये जो क्षारीय मृदा धातु है, ठीक। और इसमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, 72वें कक्षक का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो S उपकक्षक में प्रवेश करता है। इसमें कुल अगर देखें कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल तत्वों की संख्या 13 है, ठीक है। क्या कहा है इस ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो यह आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर स्थित होती है, ठीक है। इसमें क्षारीय मृदा धातु को रखा जाता है, ये आसानी से टूट जाता है। इसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन S उपकक्षक में प्रवेश किए रहते हैं। इसमें कुल कितने तत्व हैं बोलेंगे तो कुल 13 तत्व हैं, ठीक है। P ब्लॉक के तत्व बोलेंगे तो P ब्लॉक के तत्व में धातु, अधातु और उपधातु, ये तीनों पाए जाते हैं। क्या क्या, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक। धातु क्या, धातु के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे कि कैल्शियम हो गया, ये धातु है। एल्युमिनियम हो गया, ये धातु है, ठीक है, ये सब आएंगे। अधातु बोलेंगे तो अधातु में आता है ऑक्सीजन हो गया, मतलब जितने भी गैस हो गए, सल्फर, फ्लोरीन, ठीक है, ये सब गैस है ना, ये सब किस में आएंगे, अधातु में आएंगे। और उपधातु क्या होगा, उपधातु हो गया जर्मेनियम हो गया, ठीक, सिलिकॉन हो गया, ये सब किस में आते हैं, उपधातु में आते हैं। तो जो P ब्लॉक है उसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों आते हैं, ठीक है। इसमें जो 72वें कक्षा का अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो P उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है। और जो उपधातु है उसको हम अर्धचालक भी कहते हैं। अर्धचालक के निर्माण के कारण जो हमारी वस्तुएं छोटी होती जा रही है ना, जैसे कि देखो पहले कंप्यूटर कितने बड़े बड़े बनते थे, एक पूरे कमरे के जितना एक कंप्यूटर रहता था। लेकिन अब कंप्यूटर क्या हो गया, लैपटॉप, हम उसको आसानी से कहीं कहीं भी लेके जा सकते हैं। नोट पैड, ये सब किसके कारण क्या हो, मतलब संभव हुआ है, इस अर्धचालक के कारण ही संभव हुआ है। क्योंकि ये जो इसमें क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस रहते हैं वो करोड़ों की संख्या में लगाए जा सकते हैं एक अर्धचालक में, ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ों को छोटा होना किसके कारण संभव हुआ है, इस अर्धचालक के कारण ही संभव हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। और इसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है, कुल तत्वों की संख्या है इसमें 34, ठीक है। और इस ब्लॉक में कुछ स्थान को खाली, इस ब्लॉक में कुछ स्थान क्या है, खाली है, जो भविष्य के तत्वों के लिए छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। इस ब्लॉक में टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो उपधातु को दर्शाती है। देखो इसमें कुल कितने तत्व हैं, 34 तत्व हैं, ठीक है। और इस ब्लॉक में कुछ खाली स्थान छोड़ा गया है जो भविष्य के तत्वों के लिए छोड़ दिया गया है, ठीक है। जो भविष्य में खोज होगा तब उस तत्व को उस स्थान पर रखा जाएगा। इस ब्लॉक में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक है, वो किसको दर्शाती है, वो दर्शाती है किसको, उपधातु को। एक पीरियोडिक टेबल का पोस्टर लाना पड़ेगा, उसमें आपको अच्छा समझ आएगा, ठीक है। अभी आप ऐसे सुन लो, ठीक है, फिर जब लाऊंगी तो आपको समझा दूंगी। अब देखते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में संक्रमण तत्वों को रखा जाता है, ठीक है। संक्रमण तत्व मतलब वो बहुत क्या करते हैं, रिएक्टिव रहते हैं, बहुत अभिक्रिया करते हैं, ठीक है।
तो संक्रमण तत्व समझ लो, मतलब वो जो बहुत सारे यौगिक बनाएंगे एकदम क्रियाशील रहते हैं। ठीक, तो डी ब्लॉक में ऐसा तत्वों को रखते हैं जो क्या होते हैं, संक्रमणशील होते हैं। ठीक, इसकी जो संयोजकता है वो भी बदलती रहती है। ये जो क्या होते हैं, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ये सब किसके क्वालिटी है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसकी क्वालिटी। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है बोलेंगे तो इसकी संख्या होती है 40। ठीक, यह सबसे बड़ा ब्लॉक है तथा इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करेगा। ठीक है, जो डी ब्लॉक है वही सबसे बड़ा ब्लॉक है। ठीक है, और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक में पाए जाने वाले तत्व संक्रमणशील होते हैं। इसके जो संयोजकता है वो बदलते रहते हैं। ये रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक, सबसे बड़ा ब्लॉक है, कुल तत्वों की संख्या इसमें 40 होती है। ठीक, और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षक में प्रवेश करता है। ये डी ब्लॉक की विशेषता होगी। अब देखते हैं एफ ब्लॉक में। ये क्या है, ये सभी पदार्थ जो होते हैं एफ ब्लॉक वाले वो रेडियो एक्टिव होते हैं। इसको डी ब्लॉक से काट कर अलग श्रेणी बनाया गया है। ठीक है, एफ ब्लॉक में जितने भी तत्व पाए जाएंगे वो सब क्या है, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसको डी ब्लॉक से काटकर अलग श्रेणियों में बनाए गए हैं। तो देखो, इसको दो श्रेणी में बांटा गया है। एक होता है लेंथेनाइट। तो लेंथेनाइट में 58 से लेकर 71 तक, ठीक, 58 परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को रखा गया है। किसमें, लेक्टेनाइट में। और जो एक्टेनाइट है उसमें जो 90 से लेकर 103 परमाणु क्रमांक के तत्वों को रखा गया है। ठीक, तो ये हो गया क्या, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको कैसे बांटा गया है वो हम लोगों ने देखा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक, तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर एक बार मैं और रिवाइज करा देती हूँ आपको सरसरी तौर पर। सबसे पहले किसने खोजने का प्रयास किया पीरियोडिक टेबल को, तो खोजने का प्रयास किया है डोबेनियर ने। किसने किया, डोबेनियर ने। ट्रिक नियम दिया, 3 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या सजाया, और जो बीच का तत्व था उसका परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता था। ठीक, जो न्यूलैंड थे उन्होंने अष्टक नियम दिया। क्या कहा, प्रत्येक 8 तत्वों के बाद तत्व समान गुण दर्शाने लगते हैं। क्या करते हैं, तत्व जो है समान गुण दर्शाने लगते हैं। ये किसने कहा, ये न्यूलैंड ने कहा। उसके बाद कौन है, उसके बाद आते हैं मेंडलीव ने भी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया। ठीक है, फिर उन्होंने अपने जो पीरियोडिक टेबल है उसमें खाली स्थान छोड़ा था, क्या, जो भविष्य में तत्व खोजे जाएंगे उसके लिए। ठीक है, और इन्होंने हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दिया, इसलिए हाइड्रोजन को क्या किया गया, क्या कहा गया कि ये आवारा तत्व ये कहा गया। ठीक है, आवर्त सारणी बनाने में पहली सफलता मेंडलीव को ही मिली, इसलिए इसको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इनकी कमियां क्या क्या थी, पहले तो हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया। दूसरा, समान गुण वाले जो तत्व थे उसको अलग अलग वर्गों में रखा, और अलग गुण वाले जो तत्व थे उनको एक ही वर्ग में रखा। ठीक, समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया, हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दिया। ठीक, ये सब इनकी कमियां थी। अब मोस्ले आए। ठीक है, तो मोस्ले में जो 7 आवर्त और 18 वर्ग थे जिसको SPD F 4 ब्लॉकों में बांटा गया था। ठीक, तो इसको अब अभी देखें कि एस जो था, एस ब्लॉक में कितने तत्व थे, एस ब्लॉक में कुल 13 तत्व सबसे बाईं ओर स्थित रहेगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के सबसे बाईं ओर स्थित रहेगा। इसमें कुल 13 तत्व रहेंगे। क्षारीय मृदा धातु को इसी में रखा गया है। इसको आसानी से तोड़ सकते हैं इन धातुओं को। देखो, सोडियम पोटेशियम इस सब को हम चाकू से काट सकते हैं, कोई कठोर तत्व नहीं है। ठीक है, और ये हो गया। ठीक, और इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोष में प्रवेश करता है। ये हो गया एस ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए बोलेंगे तो जो पी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, उसमें कुल कितने तत्व हैं बोलेंगे तो इसमें है 34 तत्व, यानी कि 34 तत्व हैं। कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 34। इसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों को स्थान दिया गया है। कुल तत्वों की संख्या 34। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पी उपकोष में जाता है। इसमें क्या किया गया है, इसमें भविष्य में खोजे हुए तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ा गया है। ठीक है, ये हो गया पी के लिए। अब डी के लिए, डी में क्या होता है, डी में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो संक्रमणशील होते हैं। ठीक, इनकी संयोजकता भी बदलती रहती है। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। इसकी कुल संख्या 40 है। इसमें तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 40, और यह सबसे बड़ा ब्लॉक है। ठीक, और एफ की बात करेंगे तो एफ ब्लॉक की, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें सभी रेडियो एक्टिव तत्वों को रखा गया है। वो भी कहाँ से हटाकर रखा गया है, डी ब्लॉक से हटाकर एफ ब्लॉक में
रखा गया है। इसको दो श्रेणी में बांटा गया है, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। लेंथेनाइट में परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक जो तत्व मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथेनाइट। और एक्टेनाइट में बोलेंगे तो 90 से लेकर 103 तक जो तत्व हैं वो लेंथेनाइट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।